संसद के वर्तमान सत्र के भीतर भी कई वरिष्ठ सांसदों ने सरकार से तीखे सवाल दागे हैं कि जब कॉरपोरेट जगत के लाखों करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए संगीत जा सकते हैं, तो फिर देश की बुनियाद रखने वाले कामगारों को 7500 की पेंशन देने के समय सरकारी खजाना खाली होने का ढोंग क्यों रचा जाता है। दोस्तों, अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। सिर्फ संगीत, बातचीत करने और कागज सौंपने का दौर अब समाप्त हो गया है। यह जब शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखने पर सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती, तो फिर ही दिल्ली के जंतर मंतर की धरती से एक ऐसा भयानक जन सैलाब तैयार करना पड़ेगा जिससे सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों की नींद उड़ जाए। मगर ध्यान रखिए कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता, हमारा अनुशासन और हमारा मजबूत इरादा है। जब लाखों की तादाद में पेंशन धारक एक साथ मिलकर दिल्ली में दहाड़ेंगे, तो सरकार को विवश होकर झुकना ही पड़ेगा और हमारा हक लौटाना ही होगा। अब सीधे राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ऐसा विशाल महासमर और ऐसा उग्र आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा जिससे दिल्ली के तख्त पर विराजमान सरकार की अक्ल ठिकाने आ जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय तक राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से भेजी गई फाइलों में साफ साफ लिखा गया है कि 7500 के साथ महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा कोई दान नहीं है, बल्कि यह कामगारों का संवैधानिक अधिकार है। यदि सरकार 8वें वेतन आयोग की सीमा में और ईपीएफओ की नई नीतियों में पेंशन धारकों को पहला स्थान नहीं सौंपती है, तो पूरे देश के पीएफ खाता धारक कामकाज ठप करने वाले राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। साथियों की वर्तमान समय में हमारे पास 4 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों का एक बहुत विशाल व्हाट्सएप नेटवर्क मौजूद है, जिसमें कमांडर अशोक रावत जी स्वयं मौजूद हैं और पल पल की रणनीति साझा कर रहे हैं। यदि आप भी हमारे इस सत्य और प्रामाणिक समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी कमेंट बॉक्स में मुझे ग्रुप में जोड़ो टाइप करें। और हां, आज कमेंट करके यह अवश्य बताएं कि आप भारत के कौन से राज्य और कौन से जिले से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिससे हमें यह ज्ञात हो सके कि हमारी इस क्रांति की संगीत आग किस किस जगह तक पहुंच चुकी है। बहरी सरकार को कुछ सुनाई नहीं देता, तो अब सीधे ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ चुका है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के झंडे तले और कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में अब दिल्ली के जंतर मंतर की ऐतिहासिक धरती पर एक ऐसा भयंकर युद्ध आरंभ होने जा रहा है जो दिल्ली की गद्दी पर विराजमान सरकार के होश उड़ा देगा, जब तक हम दिल्ली के रास्तों पर उतरकर अपना रौद्र रूप नहीं दिखाएंगे। जब तक जंतर मंतर पर लाखों वृद्धजनों का भारी गुस्सा नहीं गूंजेगा, तब तक ईपीएफओ तथा सरकार का यह बेलगाम तंत्र हमारे बुजुर्गों के अधिकारों को इसी तरह पैरों से कुचलता रहेगा। कमांडर अशोक रावत जी ने साफ लफ्जों में घोषणा कर दी है कि अब बातचीत करने का वक्त खत्म हो गया है। देश के हर कोने से, हर राज्य, हर जिले और हर गांव से पेंशन धारकों तथा युवाओं की भारी भीड़ दिल्ली की ओर प्रस्थान करेगी। अब सीधा अंतिम फैसला किया जाएगा, या तो पेंशन धारकों को उनका सम्मान और बढ़ी हुई न्यूनतम पेंशन प्रदान करो, नहीं तो देश के करोड़ों कामगारों के इस भयंकर आक्रोश का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। मित्रों, अब हम उस विशेष खबर पर चर्चा करते हैं जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय और 8वें वेतन आयोग के कमरों से छनकर बाहर आ रही है। 8वें वेतन आयोग को बनाने और केंद्र के कर्मचारियों की तनख्वाह व पेंशन में बदलाव करने के लिए वित्त मंत्रालय में निरंतर बैठकें चल रही हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ईपीएस 95 के 78 लाख वृद्धजनों को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर क्यों रखा जा रहा है। एक और जहां सरकारी हमले के लिए नए फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन को लेकर मंथन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर ईपीएस 95 के उन बुजुर्गों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है जिन्होंने अपने जीवन के 3035 साल अपना पसीना बहाकर इस देश की आर्थिक नींव को मजबूत किया है। आज की इस भयंकर महंगाई के दौर में, जब रसोई गैस, सरसों का तेल और जरूरी दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में महज 1000 या 1200 रुपए की मामूली पेंशन देना हमारे बुजुर्गों के साथ एक घिनौना मजाक नहीं तो और क्या है। पीएमओ के पास गई एनआईसी की सरकारी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 7500 के साथ महंगाई भत्ता और मुफ्त इलाज की सुविधा कोई सरकारी खैरात नहीं है, बल्कि यह इस देश के मेहनतकश लोगों का मौलिक अधिकार है। यदि सरकार 8वें वेतन आयोग और ईपीएफओ के नए बजट में ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को शामिल नहीं करती है, तो पूरे देश के पीएफ अकाउंट वाले लोग राष्ट्रीय स्तर पर काम रोको हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
दर्शकों, अब हम उस चुभने वाले और गंभीर सच का जिक्र करेंगे जिसे देखकर किसी भी भावुक इंसान की आंखें नम हो जाएंगी। काफी अरसा पूर्व सेवा मुक्त हुए हमारे बुजुर्ग कर्मचारियों के साथ ईपीएफओ के अधिकारी जो कागजी अत्याचार कर रहे हैं, उसे एक बिकाऊ मीडिया कभी आपके सामने नहीं लाएगा। सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक निर्णय के पश्चात लाखों बुजुर्गों में यह आस जगी थी कि अब जिंदगी के अंतिम पड़ाव में उन्हें न्याय मिल सकेगा, परंतु ईपीएफओ के लाल फीताशाही तंत्र ने कागजी दस्तावेजों का एक ऐसा भयानक चक्रव्यूह तैयार कर दिया है कि बहुत पहले रिटायर हो चुके 75 और 80 साल के बुजुर्गों से 2530 साल पुराना सर्विस रिकॉर्ड ऑन जॉइंट फॉर्म मांगा जा रहा है। आप स्वयं अपने ठंडे दिमाग से विचार करें कि जो फैक्ट्रियां और मिलें 20 से 25 साल पहले ही बंद हो चुकी हैं, जिनके मालिक या तो दिवालिया हो गए या फिर देश छोड़कर चले गए, जिन जगहों पर आज बड़ी हाइफन, बड़ी इमारतें और शॉपिंग मॉल बन चुके हैं, एक 80 साल का बुजुर्ग लाठी टेकते हुए 30 साल पुरानी सैलरी स्लिप कहां से खोज कर लाएगा? ईपीएफओ के अधिकारियों ने डिमांड लेटर भेजकर पेंशन धारकों से 5 लाख और 10 रुपए लाख उनके पीएफ खातों और जमा पूंजी से ट्रांसफर करवा लिए हैं। परंतु जब बड़ी हुई उच्च पेंशन सौंपने का समय आया तो यह बहाना बना दिया जाता है कि सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी है या डाटा वैलिडेट नहीं हो रहा है। रकम तो सरकार की जेब में पहुंच चुकी है, मगर बुजुर्गों को मिल रही है तो केवल तारीख पर तारीख। क्या इस दफ्तरी नाकामी और वित्तीय धोखाधड़ी को पूरे देश को बताना गलत है? अब हम उस कड़वी सच्चाई पर नजर डालेंगे जिसकी वजह से देश के 22 लाख से ज्यादा परिवारों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। महीने का दूसरा सप्ताह बीत रहा है, परंतु ईपीएफओ के मुख्य डाटाबेस और सर्वर की नाकामी के चलते देश भर के 22 लाख बुजुर्ग पेंशन धारकों के बैंक खातों में पिछले महीने की पेंशन राशि अभी तक जमा नहीं की गई है। जब 75 और 80 साल के बुजुर्ग अपनी लाठी के सहारे बैंकों के चक्कर लगाते हैं तो बैंक वाले उन्हें एक ही टकासा जवाब देकर वापस भेज देते हैं कि ईपीएफओ मुख्यालय से फंड रिलीज नहीं हुआ है। इस भयंकर लापरवाही की असली जड़ व नया सेंट्रलाइज्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जिसे ईपीएफओ ने जबरन थोप दिया संगीत है। इस नई प्रणाली ने बुजुर्गों की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ईपीएफओ ने बिना सोचे समझे इसे चालू करके पेंशन धारकों को निरंतर परेशान किया है और इस तकनीक के बहाने लाखों बुजुर्गों के पेंशन पेमेंट ऑन ऑर्डर अर्थात पीपीओ को बिना पहले सूचना दिए होल्ड पर डाल दिया गया है। अब खुद विचार कीजिए कि जिन बुजुर्गों की आयु 70 या 80 साल के पार जा चुकी है, उम्र के असर से जिनकी उंगलियों की लकीरें मिट चुकी हैं, आंखों में मोतियाबिंद या कम दिखाई देने के कारण जिनका आईआर स्कैन मेल नहीं खाता, उनके पेंशन खातों को इस मशीनरी ने तकनीकी रूप से निरस्त घोषित कर दिया है। क्या 30 साल तक देश के लिए काम करने का यही इनाम है कि बुढ़ापे के समय अपनी ही जमा संगीत की गई कमाई वाली पेंशन पाने के लिए बुजुर्गों को अपनी उंगलियों के निशान और आंखों की रोशनी का प्रमाण देना पड़े? बिकी हुई मीडिया इस अमानवीय तानाशाही पर एकदम चुप है, परंतु भारत सेतु न्यूज चैनल इस दफ्तरी जुल्म को देश की चौखट पर लाता रहेगा। अब बात करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्रालय के उन बंद कमरों के फैसलों की जहां देश के आम कामगारों की किस्मत लिखी जाती है। 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया के बीच वित्त मंत्रालय की ओर से जो राजकोषीय घाटे और बजट में कमी के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, वे पूरी तरह से कर्मचारियों के विरोध वाली मानसिकता को दर्शाते हैं। जब बड़े बड़े कारोबारियों और कॉरपोरेट घरानों के लाखों करोड़ रुपए के एनपीए और डूबे हुए कर्ज पलक झपकते ही माफ कर दिए जाते हैं, जब उनके कॉरपोरेट टैक्स में भारी छूट दी जाती है, तब सरकार के पास खजाने की कोई कमी नहीं होती। तो जब देश की अर्थव्यवस्था की नींव तैयार करने वाले ईपीएस 95 के 78 लाख बुजुर्गों को 7500 के साथ महंगाई भत्ता देने का जिक्र आता है, तो वित्त मंत्रालय की तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पीएमओ और वित्त मंत्री को सौंपे गए अपने विस्तृत ज्ञापन में साफ साफ गणित पेश कर दिया है। ईपीएस 95 फंड के अंदर कर्मचारियों का अपना जमा पैसा और ईपीएफओ के पास रखा अरबों रुपए का सरप्लस ब्याज फंड इस न्यूनतम पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी का खर्च बहुत आसानी से उठा सकता है। ऐसा होने के बावजूद पेंशन धारकों को उनके ही हक के पैसों से दूर रखना कोई वित्तीय नीति नहीं, बल्कि सीधे तौर पर प्रशासनिक बेईमानी है। ईपीएफओ मुख्यालय और श्रम मंत्रालय की हर गतिविधि पर हमारी बारीक नजर बनी हुई है।
जैसे ही कोई नया आधिकारिक सर्कुलर या बड़ी घोषणा सामने आती है, आपका यह भाई सबसे पहले पूरी सच्चाई लेकर आपके सामने हाजिर होगा। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहिए, एकजुट रहिए। भारत सेतु न्यूज चैनल के साथ जुड़ने और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।